Now we have first point, advantages. Listen, alternating current के advantages क्या क्या है? एक तो ये easily obtain हो सकता है, लिखिएगा they can be easily produced on a large scale using electromagnetic induction. मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट को आप एक शहर से दूसरे शहर, एक सिटी से दूसरी सिटी, जहाँ बिजली पैदा हो रही है वो पावर प्लांट है, उसको एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाना है. तो मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट they can be transported from one location to another through transmission cable. According to the requirement, आप इस ऑल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. Their voltage can be increased or decreased by using transformers. देखो, मेन पॉइंट है इसका डिसएडवांटेज, और जो डिसएडवांटेज है वही हमारे इस सेक्शन का सॉल्यूशन है. मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का डिसएडवांटेज. अब ये बात समझना, सिंस करंट एंड वोल्टेज in AC fluctuates constantly. So it is not possible to do any calculation. भाई बात सुनो, आप लोग नहीं लिख रहे हो तो बाहर चले जाओ. कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते इसमें,
क्योंकि देखो, बिकॉज in calculation we need to place any constant value in the formula. मतलब ये, एक एग्जाम्पल सुनो. फॉर एग्जाम्पल, पावर का फॉर्मूला है आई वी, दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर. अब भाई चाहे आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लें, प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे पास इस तरह से करंट चल रहा है, या इस तरह फॉर एग्जांपल वोल्टेज चल रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे रखूँगा? मैं तो इसकी वैल्यू ही नहीं रख सकता. किसी ने कहा कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख लें. मैं कहूँगा कैसे रख लूँ भाई? मैक्सिमम तो ये 1 मिली सेकेंड के लिए आया होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये अपने मैक्सिमम से कम ही रहा है. किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी कैलकुलेशन में जब आप वैल्यू रखते हैं तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है उसमें. तुम कहो यहाँ पर, एक एग्जाम्पल सुनना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट एम्पेयर है, यहाँ भी -10 एम्पेयर है, यहाँ 10 वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ -10 वोल्ट है. तो भाई ये वैल्यू कैसे रखी जाएंगी? 10 वोल्ट नहीं रख सकते. 10 वोल्ट इसलिए नहीं रख सकते कि 10 वोल्ट तो कुछ मिली सेकेंड के लिए आया है. और आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने इस नेगेटिव को भी ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू पॉजिटिव बना दिया था, चाहे करंट या वोल्टेज, ये पॉजिटिव बना दिया था. तो अगर ब्रिज रेक्टिफायर लग रहा है, जब भी तुम्हारे पास आउटपुट ये है, मगर फिर भी इसमें भी 10 नहीं रख सकता ना. मोस्ट ऑफ द टाइम तो करंट या वोल्टेज 10 से कम है. 10 तो सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए आया है. तो फॉर्मूला कैसे हो? और जब फॉर्मूले में वैल्यू ना रख सको तो फिर तो कैलकुलेशन कुछ भी ना हो सके. तो फिर इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यूज़, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़. इसका सॉल्यूशन है कि लिखिएगा, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़. Definition: RMS value is considered to be the equivalent DC value from an AC supply. This definition will be asked repeatedly.
तो ये डेफिनेशन याद कर लें। नाउ चाहे आरएमएस हो, IRMS, अब सुनना, IRMS ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है। IRMS जो होता है वो 71% ऑफ I ऑफ AC सप्लाई। इसी तरह से VRMS इज इक्वल टू 70% ऑफ V ऑफ AC सप्लाई। मतलब ये कि देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और ये एक बेटा वाई एक्सिस पे फॉर एग्जांपल करंट है। इस करंट की वैल्यू यहाँ पर ये मैक्सिमम है, I0 कहते हैं इसको मैक्सिमम, ये नेगेटिव I0 मैक्सिमम करंट। ऑसिलेशन में आप चेक कर चुके हो कि ये I की जो इक्वेशन है, ये I की इक्वेशन I0 इंटू साइन ओमेगा t की इक्वेशन है, ऐसे ही ना भाई। और अगर ये बात याद रखना कि नेगेटिव में वोल्टेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर लगाऊंगा तो ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि करंट मैक्सिमम I0 ही कहलाएगा, ऐसे ही। यहाँ पर ये बात याद रख लो कि I0 इज द पीक करंट। I0 इज द पीक करंट। अब सुने, इसकी RMS वैल्यू लेनी है, तो फिर इसकी RMS वैल्यू क्या होगी? इसका IRMS होगा, देखना, IRMS इज इक्वल टू 71% ऑफ I0, मतलब पीक। 71% का मतलब होता है 0.71, और 0.71 जो है मैथमेटिकली 1/√2 होता है। IRMS, और पता है ये 1/√2 क्यों कह रहा हूँ? सामने सुनो, साइन फंक्शन का कॉस या साइन 0 से लेके 90 डिग्री। अब मेरी बात समझना ज़रा, प्लीज़ लिसन। मैथ्स वाले ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक साइन 0 से 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो अगर 0 से 90 डिग्री बढ़ रहा है तो उसका हाफ कितना होता है? तो 45 पे I हाफ नहीं होता भाई, यस और नो, बल्कि साइन 45 करना, चाहे साइन 45 या कॉस 45, इसको कहते हैं RMS वैल्यू। 0.707 यानी 71%। ये साइन 45 या कॉस 45 की वेव की वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ लिसन, जो मैंने कहा ना RMS 75% होता है, इसका मतलब जो साइन की वैल्यू, एक मिनट सामने देखना, सामने, जो साइन की वैल्यू बेटा 0 से
90 डिग्री तक वेरी कर रही है, समझें, 0 से 90 डिग्री तक वेरी कर रही है। तो 0 और 90 का मिड कितना है? 45। इस मिड एंगल पर जो वैल्यू करंट की होगी वो आरएमएस कहलाएगी। और जब मैं आरएमएस लिखूंगा तो फिर सुने, इसीलिए आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर वो कहे आरएमएस बताओ तो जहाँ 45 डिग्री होगा, याद रखना एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर एंगल 45 डिग्री होगा और पीक पर एंगल 90 डिग्री होगा। और इस जगह पर करंट की वैल्यू आपकी IRMS कहलाएगी। अब ये मत कहना कि सर नेगेटिव वाले का क्या होगा, क्योंकि कुछ फिर ये सोचते हैं नेगेटिव वाले का। नेगेटिव को भी आपने समझो इमेजिनरी तौर पे स्वैप कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव पर भी ब्रिज ट्रांसफार्मर लग के, ब्रिज रेक्टिफायर लग के ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गई है। तो ओवरऑल पूरी पॉजिटिव का पीक अपने 45 डिग्री पे कट कर रहा है। अब वो 45 डिग्री चाहे साइन हो या कॉस हो, आंसर सेम ही आएगा। करके देख लो। साइन 45 0 से ऊपर की तरफ जाने वाला कर्व है, साइन 0 से ऊपर जाने वाला कर्व है, और कॉस ऊपर से नीचे आने वाला कर्व है। अगर इवन ऑसिलेशन को याद करो, कॉस वाला फंक्शन होता तो मैं यहाँ पर इक्वेशन साइन के बजाय क्या लिखता? कॉस लिखता। मगर कॉस 45 होती वही वैल्यू 0.70, मतलब 0.707, 71%। इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से लिखा है, ये IRMS की वैल्यू है। और ये सारी चीज़ सुनना, जैसी मैंने आपको यहाँ बताई है बिल्कुल इसी तरह से ये वोल्टेज पर भी कॉपी पेस्ट होगी। अब सुनो, वोल्टेज में क्या करेंगे सामने देखते जाएं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये चेंज करूँगा, आई चेंज होगा, फंक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आई चेंज होगी, क्या आ जाएगा? वोल्टेज। दैट्स इट। ये देखो यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे V आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास V0 हो गई, नेगेटिव V0 हो गई। ये आ गया V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। V0 पीक करंट कहेंगे, वहाँ करंट कह रहे थे, यहाँ पीक वोल्टेज बोल दो इसे। VRMS is equals to 75% of V0. V0 V0 divided by √2, सेम वही फंक्शन है VRMS means। now listen, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है, राइट डाउन। इसको आप फिजिक्स में कहते हैं RMS करंट, इसको आप फिजिक्स में कहते हैं RMS वोल्टेज। राइट डाउन। The above equation
shows that when AC is given, and we have to do calculation of power, or energy, then first we will calculate RMS values. And they give steady current or voltage equivalent to AC. And hence from RMS values the power we calculate is exactly the same power of AC supply. अब सुनो, पावर जो है बेटा वो भी आपको फिर PRMS निकालनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, पावर जो है एक्चुअल फॉर्मूला पावर का करंट इनटू वोल्टेज है। सामने देखो भाई, तो अगर PRMS कर रहे हैं आप कैलकुलेट, तो फिर उसके लिए IRMS मल्टीप्लाई बाय VRMS भी तो करना होगा, क्योंकि RMS है दोनों RMS। IRMS का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, I0 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय V0 अपॉन √2, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो फिर क्या बन जाएगा, I0 मल्टीप्लाई बाय V0 डिवाइडेड बाय 2, और I0 मल्टीप्लाई बाय V0 का मतलब पीक पावर डिवाइडेड बाय 2। करंट का RMS, जुमला सुनना, करंट का RMS 71% ऑफ द पीक करंट होता है। वोल्टेज का RMS 71% ऑफ द पीक वोल्टेज होता है, मगर पावर का RMS 50% ऑफ द पीक पावर होता है, क्योंकि उसमें 71% मल्टीप्लाई बाय 71% हो जाता है। डिनोमिनेटर में 70, देखो डिनोमिनेटर में 0.71 को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0.50 आएगा, 50%।
कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 0.707 को मल्टीप्लाई करो 0.707 से, आंसर 0.50 आएगा अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब ये 50% कट डाउन हो गया। मीन्स ये जो P नॉट है ये I नॉट इंटू V नॉट है, इसको आप पीक पावर कहते हैं। तो PRMS is 50% of peak power। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर y एक्सिस पे पावर का ग्राफ दूं, अब ये हो नहीं सकता, पावर तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, तो पावर का ग्राफ नेगेटिव हो नहीं सकता, पावर का ग्राफ तो पॉजिटिव ही होगा, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर यहाँ पर ये पीक पावर है P नॉट, तो PRMS अब 71% नहीं होगा, PRMS पीक पावर का हाफ होगा, मिड में से आएगा, दैट इज हाफ ऑफ P नॉट, दैट इज PRMS। ये है आपके पास PRMS का ग्राफ, दैट इज रूट मीन स्क्वायर पावर। देखो अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में एक चीज क्लियर कर लेना, प्लीज लिसन, सामने देखिए, ये एक वेव है, यहां 12 लिखा हुआ है, -12 लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये वोल्टेज के लिए भी सेम है और करंट के लिए भी सेम है। अगर मैं पीक वोल्टेज बोलूंगा कितना है भाई, 12, पीक वोल्टेज कितना है। अगर मैं मीन वोल्टेज पूछ लूं तो मीन वोल्टेज का मतलब होता है एवरेज, एवरेज कितना है 0, +12 और -12 का एवरेज कितना हो गया भाई 0। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये बात याद रखें आज के बाद कि मीन वोल्टेज और RMS वोल्टेज में फ़र्क है। जब मैं RMS वोल्टेज करूंगा तो आप कहेंगे V नॉट अपॉन √2, यानी 12 को अब डिवाइड करें √2 से, तो 8.5 वोल्ट। समझ आ रही बात। अगर मैं यहां पर अगले पार्ट में इसी का गिवन रेजिस्टर इज 20 ओम, ऊपर वाली वेव के साथ गिवन रेजिस्टर अगर वो 20 ओम दे दे, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टर का क्वेश्चन दे दिया, अब रेजिस्टर तो फिक्स्ड है, रेजिस्टर फिक्स्ड है, सुनो, तो इसका मतलब रेजिस्टर की पीक नहीं होता या RMS नहीं होता या एवरेज नहीं होता, रेजिस्टर तो एक कांस्टेंट नंबर है, रेजिस्टर तो एक कंपोनेंट है जो फिक्स्ड है। तो फिर सुनिएगा, ए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका पीक पावर बताओ, तो तुम कहोगे V² अपॉन R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से रिलेटेड V² अपॉन R, यस और नो।
मगर अगर पावर पीक रख रहे हो तो वोल्टेज भी क्या रखोगे, पीक वोल्टेज। कैलकुलेशन में ध्यान रखना ये। और पीक वोल्टेज कितना है, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। आंसर बताएं, 7.2 वॉट। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आरएमएस पावर बताओ, तो पी आर एम एस के दो तरीके हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। या तो पीक पावर डिवाइडेड बाय 2, सुनो, या तो पी नॉट डिवाइडेड बाय 2, करना कितना, 7.2 पीक पावर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा। दूसरा मेथड सुने, या फिर आप पी आर एम एस के लिए वोल्टेज आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ये कर देंगे। देखो, अगर पीक पावर के लिए वी नॉट स्क्वायर यानी पीक वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर था, तो पी आर एम एस के लिए वोल्टेज आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होगा। और वोल्टेज आर एम एस आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, तो मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू 8.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, आंसर देखना इससे भी 3.6 आएगा। चाहे आप कोई भी मेथड करें, यू गेट द सेम आंसर। ऑल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं। टॉपिकल में ऑल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहले ये आपके ऑल्टरनेटिंग का लास्ट क्वेश्चन है। अ वेरिंग करंट आई पासेस थ्रू अ रेजिस्टर आर इन अ सर्किट। Figure 7.2 shows variation with T and I. The current has magnitude 2I when positive direction and I not in negative direction. Time period capital T है, okay. Determine expression in terms of I naught and R for the power dissipated in resistor for the time current in negative direction. पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर का मतलब आई स्क्वायर आर। अब वो कह रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम करंट है वो माइनस आई नॉट है। माइनस आई नॉट का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। आर एम एस के लिए, रूट मीन स्क्वायर के लिए। अभी देखते जाओ ना, क्वेश्चन बताता जाएगा। यहाँ पर कहीं भी उसने देखो, दो चीज़ें याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इसीलिए अभी बताया, एक एवरेज होता है, एक आर एम एस होता है। एवरेज में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। आरएमएस में रूट मीन स्क्वायर का वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मगर पीक वाली वैल्यू पर पीक वाली वैल्यू रखते हैं। अब वो कह रहा है कि पावर बताओ व्हेन करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अब मुझे बताओ, करंट जब पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसका मैक्सिमम करंट कितना है, 2I। अब पॉजिटिव 2I का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करें आर से, 4I नॉट स्क्वायर आर। अब देखो क्या रहा है, ऑन फिगर 7.2 स्केच द वेरिएशन विद P बिटवीन 0 to 2T। यहाँ क्वेश्चन में दिया था उसने करंट का ग्राफ।
अब सुनो, 0 से जब टाइम 0.5 है उस वक्त करंट ये है, यस और नो, और जिस वक्त करंट माइनस आई नॉट है तो इसका इक्विवेलेंट करंट पावर तुमने कितनी बताई? हाँ, अब आ जाओ यार। सपोज करो कि मैं यहाँ पर, वो कह रहा है कि फिर इसका लेबल करें एप्रोप्रिएट स्केल। यहाँ 0, यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 1 P नॉट, 2 P नॉट, 3 P नॉट, 4 P नॉट। और पावर का मतलब क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो मैं जहाँ 1 P नॉट लिख रहा हूँ इसका मतलब है मैं 1 I नॉट स्क्वायर इंटू आर लिख रहा हूँ। जहाँ मैं 4 P नॉट का मतलब है मैक्सिमम पावर, और जहाँ मैं 4 P नॉट लिख रहा हूँ मैं वहाँ एक्चुअली 4 I नॉट स्क्वायर इंटू आर लिख रहा हूँ। बात तो एक ही है ना। पावर को आप एक्चुअली देखो, ये बात समझना, पावर को तुम आई स्क्वायर आर कहते हो तो पीक पावर को तुम आई नॉट स्क्वायर आर कहोगे। आई नॉट इज अ पीक, तो पी नॉट इज अ पीक पावर। वाई एक्सिस पे पावर है, ऊपर वाले ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या था? करंट था। करंट वेक्टर क्वांटिटी है भाई। करंट इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। पावर स्केलर क्वांटिटी है। जिस वक्त बेटा करंट माइनस आई नॉट है उस वक्त पहले पार्ट में तुमने कहा कि पावर आई नॉट स्क्वायर है। जिस वक्त तुमने कहा करंट पॉजिटिव में 2 I नॉट है उस वक्त बेटा आपने कहा पावर 4 I नॉट स्क्वायर है। ये मत कंफ्यूज होना। देखो, ये आई नॉट स्क्वायर और ये आई नॉट स्क्वायर को तुम पीक पावर कह सकती हो ना। तो एक 1 P नॉट है ऊपर वाला और नीचे वाला 4 P नॉट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा, सुने ये बात, अटेंटिव बैठ है, यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ पहला वाला 1 P नॉट पे बनेगा यहाँ तक, और फिर यही वाला ग्राफ नेगेटिव वाला और कब बन रहा है देखो, 1 से 1.5 तक। जिस वक्त करंट माइनस आई नॉट है, पावर पी नॉट है, यानी आई स्क्वायर आ रहा है। जिस वक्त करंट 2 I नॉट है उस वक्त पावर 4 I नॉट स्क्वायर है, और 4 I नॉट स्क्वायर का मतलब 4 P नॉट, ये 4 P नॉट फिर दोबारा यहाँ पर है। तो आपका ग्राफ एक्चुअली ये बनेगा। दिस इज हाउ यू ड्रॉ दिस। 3 मार्क्स का। सुने, अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो, ये आगे क्वेश्चन में रिपीट होगी। मैं तुम्हें 3 सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें 5 या 6 सवाल दे दूंगा। तुम देखना सब में सेम पैटर्न होगा, अलग अलग वेरिएबल्स पर। यहाँ वो कह रहा है कि मुझे बताओ मीन पावर। मीन का मतलब एवरेज पावर। अब तुमने ऊपर लिखी है 4P, है ना, 4P नॉट। अगला क्या लिखा है? चलो 4P नॉट नहीं लिखता, क्या लिखूं भाई? आई और आर स्क्वायर के, आई और आर की टर्म में मांग रहा है तो क्या लिखूं? हाँ, आई नॉट स्क्वायर आर।
प्लस दूसरा वाला करंट कितना था, आई नॉट स्क्वायर, और मीन कह रहे तो इन दोनों का मीन मतलब सम डिवाइड बाय 2। ये नॉर्मल एवरेज है। जब भी नॉर्मल एवरेज मांगेगा तो इस तरह से करेंगे, 5/2 तो ये बन गया बेटा 2.5 आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। इज दैट क्लियर? लास्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं मुझे आरएमएस बताओ पावर, तो मुझे बताओ आरएमएस पावर। सुनो, प्रीवियस वाले क्वेश्चन मैंने इसीलिए कहा था नोट्स देखो। पी आर एम एस का फॉर्मूला क्या लिखा है तुमने, पीक पावर डिवाइडेड बाय 2। चेक करें, आपने लिखा है वहां पर पीक पावर डिवाइड बाय 2। अगर तुमने वहां पर पीक पावर डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, पावर 71% नहीं होती, याद करो प्रीवियस क्लास में बताई थी। पावर 71% नहीं होती, कितनी होती है, 50%, क्योंकि 71% करंट होता है। और अगर करंट होता है तो बेसिकली 71% में कह रहा हूँ करंट होता है, तो 71% ही वोल्टेज होता है। और अगर दोनों को 71% मल्टीप्लाई करो तो मैंने बताया था ये, तो बताएं कितना हो जाएगा। इसको पी नॉट जो तुमने वो आरएमएस मांग रहा है, आरएमएस के लिए आप पी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इन आरएमएस क्या होगा भाई, आई आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे है ना। अब यहाँ इशू ये है कि वो आरएमएस पावर नहीं कह रहा तुमसे, वो आईएमएस करंट मांग रहा है। आरएमएस पावर 50% होता है, क्योंकि करंट 71% होता है, आरएमएस वोल्टेज 71% होता है आरएमएस, और पावर उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। 71% को 71% से मल्टीप्लाई करो, यानी 0.71 को 0.71 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली वो 0.50 बनेगा कैलकुलेटर पे, 50% बनेगा। यहाँ इशू ये है कि ये आपसे आरएमएस पावर नहीं मांग रहा, आरएमएस करंट मांग रहा है। तो मैंने फॉर्मूला देखो वही अप्लाई किया, लुक दिस, जो पावर का फॉर्मूला है, पी आर एम एस का लिए आप कहते हैं आई स्क्वायर आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। सही है, पावर का फॉर्मूला ये है। अब मुझे बताएं अगर इन दोनों में कॉमन क्या है, आर आर कैंसिल, आई आर एम एस को आप अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कह सकते हैं। ये तो तुमने प्रीवियस निकाला हुआ है भाई, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। और इसको आप ये भी रख सकते थे कि देखो तुमने जो ऊपर कैलकुलेट किया है, एक और चीज़ समझना, ये जो पी आर एम एस निकाला है, उस पी आर एम एस की जगह पर आई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर
और पी नॉट तुमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2.5 आई नॉट स्क्वायर और इसको आप कर दें डिवाइड बाई 2 √5/2। तो ये पूरा देखो, ये बेसिकली तुम्हारे पास P0/2 जो है वो बेसिकली ऊपर वाला आंसर है 5/2 इंटू आई नॉट स्क्वायर। और अगर इस R से ये R कैंसिल करते हैं तो ये RMS इक्वल्स टू √5/2 आई नॉट स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हो तो √5/2 इंटू आई नॉट होगा, 5/2 इंटू आई नॉट। उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता उसकी टोटल वैल्यू से जो तुमने प्रीवियस वाली निकाली थी, इन दोनों के सम से। तो आई नॉट स्क्वायर और 4i स्क्वायर का सम 5 ही तो होता। तो ये डायरेक्टली आसान है कि ये सीधा सीधा कर लो। ये जून 2023 का पेपर 42 का क्वेश्चन 7 है। इसने क्वेश्चन को यहाँ घुमाया है, पता है कैसे? ये देखो, उसने क्वेश्चन को ऐसे घुमाया कि उसने ब्रिज रेक्टिफायर को इनपुट यहाँ अंदर रख दिया। अब मेरा लेक्चर याद करो, मैंने उसमें कहा था कि देखो, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, पहले मैं अपना पुराना वाला लेक्चर रिवाइज कराता हूँ, तुम उससे कनेक्शन समझ पाओगे। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास ये इस तरह का अगर एक रोम्बस है, इस रोम्बस में मैं आमने सामने वाले साइड्स पर सेम शेप पे डायोड लगाऊंगा, सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही कहा था ना? मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैंने लगाया और इसका सेम शेप यहाँ लगाई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ लगाया और इसकी सेम शेप यहाँ लगाई। फिर मैंने क्या कहा कि एक को इनपुट से कनेक्ट कर दो, यही था ना? ऑपोजिट वालों को इनपुट से कनेक्ट कर दो, और ये सामने वाला आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ लोड लग जाएगा, रेजिस्टर। यही था। अब सोचना जरा मैं क्या कह रहा हूँ। लिसन, इसका कनेक्शन समझो कि जो इनपुट से कनेक्ट है उसका जंक्शन जहाँ बना हुआ है, वहाँ से एक डायोड और दूसरा डायोड, अगर ये N है तो ये भी N को फेस कर रहा है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आया, एक बात समझना, तो फिर गलत हो जाएगा। वजह सुने, अगर यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आएगी और यहाँ पहुँचेगी तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? दोनों ही रिवर्स बाइस हैं भाई। इसका टर्मिनल ये वाला क्या है? N। इसका भी टर्मिनल ये वाला क्या है? N। तो अगर पॉजिटिव करंट आ रहा है तो वो ना यहाँ जा पाएगा ना यहाँ जा पाएगा। यस और नो? इसका मतलब आप ये कहेंगे, समझ लें ये बात, कि अगर ये डायोड इनपुट से कनेक्ट है तो इनपुट से कनेक्ट होने वाला डायोड दो ऐसे होने चाहिए कि एक फॉरवर्ड वाइज में टच हो रहा और एक रिवर्स वाइज में।
ताकि करंट को फ्लो तो मिल सके। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से आने वाला करंट इस जगह ब्लॉक हो जाता अगर दोनों एन को फेस कर रहा होता। तो एक एन को फेस करे। अब देखो ये एन नहीं है इस जगह पर, अब ये एन नहीं है, अब ये कौन है? पी। अब मेरा वो लेक्चर रिवाइज करे तो बताएं, यहाँ से जो करंट आ रहा है इस वक्त, यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ जाएगा, यस और नो? ये पॉजिटिव साइकिल है। फिर वो पॉजिटिव साइकिल यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और ये पॉजिटिव साइकिल फिर यहाँ से घूमती हुई यहाँ वापस। क्या मतलब? सुनो, मतलब ये कि इनपुट से टच होने वाले वायर के साथ जो दो डायोड कनेक्ट हों, बेटा सामने देखना, इनपुट से टच होने वाले जो दो डायोड कनेक्ट हों, तो एक का अगर एन है तो दूसरे का पी हो। बिल्कुल इसी तरह से इनपुट के दूसरे टर्मिनल के कनेक्ट होने वाले दो डायोड में एक का अगर एन है तो दूसरे का पी होना चाहिए। इसको देखकर तुम ये कनेक्शन बनाओगे। अब देखो, इनपुट के इस टर्मिनल से ये एक डायोड कनेक्ट है, ये इसका कौन है? एन। कौन है? एन। तो फिर मुझे बताएं दूसरे डायोड का यहाँ पर क्या होना चाहिए? पी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। समझ आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायोड को समझने के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर को समझने के लिए। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये डायोड यहाँ बनेगा ऐसा। किसी ने उल्टा बना दिया तो गलत हो जाएगा। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। जब पास पेपर करते हैं ना तो थ्योरी से ज़्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए आपको। क्लास थ्योरी लेक्चर उतना अच्छा नहीं होगा जितना पास पेपर अच्छा समझ में आना चाहिए। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुलेंगे क्योंकि तुम्हें सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन के हिसाब से जब समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए अटेंटिव बैठो जब पास पेपर हो रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर में दिमाग में बैठा लें कि जो इनपुट से आने वाला वायर जिस जंक्शन पर टच होता है उस जंक्शन से जो दो डायोड होते हैं वो एक पी होना चाहिए और एक एन होना चाहिए। हाँ, वो अपनी जगह बात वैलिड है कि आमने सामने वाले सेम शक्ल के होने चाहिए। ये सेम फेस है, ये सेम फेस है, ये होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई अब। इसी तरह से मुझे बताओ कि नेगेटिव से इस तरफ वाला टर्मिनल अब सेम फेस का होना चाहिए, वो कंडीशन लगा दो, सेम फेस। तो ये सामने वाला अगर ये है तो फिर नीचे वाला भी ये होगा, और अगर यहाँ पर ये है तो ये नीचे वाला भी ये होगा। यस और नो? ये आमने सामने वाले सेम शक्ल के हो गए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। PD across the load resistor R output voltage V bridge rectifier. It said the name of the rectification produced by bridge rectifier. ये कौन सी रेक्टिफिकेशन होती है? ब्रिज रेक्टिफायर से कौन सी रेक्टिफिकेशन मिलती है? हाफ वेव या फुल वेव? इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ब्रिज रेक्टिफायर से आपको हाफ वेव सिंगल डायोड से मिलती है, उसका नाम ही हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तीन मिसिंग डायोड आपने बना दिए। ओके, ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रजिस्टर आर। मुझे बताएं करंट इन रजिस्टर आर। बताओ। कन्वेंशनल करंट सामने देख रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो। मुझे बताओ राइट जाएगा या लेफ़्ट जाएगा? राइट जाएगा या लेफ़्ट? लेफ़्ट पे जाएगा। पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। करंट का मतलब कन्वेंशनल फ्लो।
अब यहाँ से जो करंट आ रहा है तो मुझे बताएं यहाँ पहुँच गया. नाउ टेल मी, पॉजिटिव राइट जा सकते हैं? ये एन टर्मिनल है बेटा, नीचे रजिस्टर में जाएगा, और जब रजिस्टर में जाएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन ये होगी. ये है करंट की डायरेक्शन. वो आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट मांग रहा है रजिस्टर में, तो आप कहेंगे ये राइट साइड पे जाएगा. डायरेक्शन टू द राइट. नेक्स्ट, ऊपर से कनेक्ट नहीं करेंगे ऊपर जो है ना डायोड्स. बेटा ये जाएगा तो यहाँ से देखो इसका फ्लो क्या है, यहाँ से जाएगा, ये गुजरेगा, ये गुजरेगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से गुजर के यहाँ पहुँचेगा. अब नेगेटिव पे मिलना है ना, तो यहाँ मिलेगा और यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ना. ये लोअर पोटेंशियल से हमेशा, मैंने क्या बताया था, हमेशा लोअर पोटेंशियल पे जाता है. तो यहाँ से कोई भी ऊपर मत ट्रांसफ़र कर देना, गलत हो जाएगा. यस, वो हाई पोटेंशियल है. फ्लो इसका ये बनेगा, यहाँ से आएगा, ये आएगा, यहाँ पहुँचेगा, रेजिस्टर में से गुजरेगा, फिर नीचे वाले डायोड से गुजरेगा, और ये आ गया नेगेटिव. जैसे क्लोज सर्किट. अब वो आपसे कह रहे हैं कि V in the amplitude V naught and T is the time. Figure 7.2 shows the variation with T of the input voltage. ठीक है. अब वो कह रहे हैं sketch the variation of V out. बताएं V out 2 सेकेंड तक. ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा, मगर ये नीचे वाला क्या कर देगा, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे. ऐसे ही ना. जो पॉजिटिव वाला है बेटा, ये देखना ज़रा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव ऐसे ही मिलेगा. इट मीन्स ये आपका आउटपुट होगा. नेक्स्ट, the power dissipated in the resistor is P. बात नहीं करो भाई. Sketch the variation with T between 0 to T. ये जो रेजिस्टर आपका आउटपुट पे लगा हुआ है, वो कह रहा है कि पावर डिसिपेशन है. ये वी आउट तुमने ड्रॉ किया है, आउटपुट वोल्टेज. अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पावर डिसिपेशन बनानी है. कैसे बनेगी बताओ. टेल मी. देयर इज पावर डिसिपेशन. लिखना जरा एक पॉइंट, राइट डाउन.
during the power loss, the energy must be transferred and hence the graph will be a decreasing graph. Which shows that energy is lost. अब देखो टाइम स्केल पे वो आपसे कह रहा है कि इसका पावर लॉस बनाए, तो आप कहेंगे पावर लॉस में पावर का फॉर्मूला क्या है? P को जब आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ लॉस तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब जब V स्क्वायर अपॉन R आएगा बेटा तो फिर यहां पर आप इस पावर की हाइट V का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, शेप तो वही है, स्केलर क्वांटिटी है, बट स्क्वायर की वजह से हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी, शेप सेम रहेगी। वही सेम शेप बनाएंगे जो यहाँ पर है, बट थोड़ा सा हाइट ऊपर कर दें, ड्रॉ कर दें। शेप सेम रहेगी मगर यहाँ पर उससे तुम्हें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है, V का स्क्वायर उसको डबल कर देगा, तो शेप सेम रहेगी। लाइक दिस। अब बताओ, सजेस्ट, बताएं क्या कह रहे हैं? रीजन how RMS of the V out compare with the RMS of V in। बताएं। शेप तो सेम रहेगी। VRMS का फॉर्मूला क्या है? सो शेप तो सेम है, सिर्फ फैक्टर जो है वो डिवाइड बाय √2 हो जाएगा। अच्छा, √2 कितना होता है? 0.71। हाँ, 71। इट मीन्स सो सेम शेप and same time interval for the graph। लिख लें, same shape
and same time interval of graph. ब्रैकेट में लिख लें VRMS does not depend VRMS does not depend upon resistor value. VRMS किसी भी रेजिस्टर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो उसकी अपनी वैल्यू जो है पीक वैल्यू वोल्टेज उस पर डिपेंड करेगा. Look at this. 21. Part of an electric circuit is shown. क्वेश्चन पढ़े पहले तो. The circuit is used to produce half. अब देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को अनलाइन करना. Circuit is produced to half wave rectification. पहले तो से आपको ये बता दिया कि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन है. फिर वो आपसे कह रहा है कि द आउटपुट इज 14 किलो ओम. This is V out. Complete the circuit diagram by adding a circuit component by missing a component. Correctly connected. अब मुझे बताओ करेक्टली कनेक्टेड का मतलब अगर आउटपुट पे आपको मिल रहा है तो यहाँ पर इसका बनना चाहिए कौन? डायोड. और इसका P बनना चाहिए. और ये ऐसे कनेक्टेड है. अब सुने नेक्स्ट. वो आपसे कह रहे हैं कि अ कैपेसिटर C इज शोन इन द सर्किट. इसलिए द इफेक्ट ऑफ V आउट ऑफ इंक्लूडिंग द कैपेसिटर. यस. V out will be smooth or less drop in voltage. वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो कम हो जाएगा.
हाँ, लेस फ्लक्चुएशन। लेस ड्रॉप इन वोल्टेज या लेस फ्लक्चुएशन। फिगर 5.2 shows the variation with the VN. इनपुट वोल्टेज दे रहा है वो, और सिंगल डायोड लगा हुआ है, याद रखना। और सिंगल डायोड लगने के बाद वो आपसे कह रहा है कि फिगर 5.3 shows the variation with the V out. अब देखो एक बात, V out ने क्या किया होगा? पहले तो ये वाला पास किया होगा, डायोड ने क्या किया होगा? इसको ब्लॉक किया होगा, ऐसे इसको ब्लॉक किया होगा। ये सिर्फ डायोड का काम होगा, यस और नो? अब अगर ये डायोड का काम होगा तो फिर उसके आगे कैपेसिटर का काम क्या होगा? कैपेसिटर ने इसको ये ऐसे फ्लैट किया होगा, थोड़ा सा कम, है ना? इसी वजह से डिक्रीज नहीं हो रहा, और ये शेप देखो ऐसे आ रही है। ये लुक एट दिस समझ आ रही बात? वरना ये डायरेक्ट नीचे जाता और ये ऐसे रहता। अगर कैपेसिटर ना लगे, वो किसी साहब ने कहे कैपेसिटर हटा के बताओ कैसे होता, तो मैं इस लाइन को यहाँ से लेकर नीचे ले जाता, फिर ऐसे नीचे ये शेप बनता विदाउट डायोड। अब मुझे बताएं, अगर मेरे पास एक्चुअल वेव ये है, ये एक्चुअल वेव है, तो टेल मी इसका टाइम पीरियड अगर यहाँ से है तो ये हाफ और फिर ये हाफ, ये पूरा टाइम पीरियड है कितना? 0.04। वो तुमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T, 1 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर उठाना बेटा, 0.04 कितना? 25 हर्ट्ज। State the time constant, time constant discharging through a resistor. टाइम कांस्टेंट पे चला गया भाई। अब मुझे बताएं, फाइनल वोल्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ये जो लैम्डा टी है, इसको आप डिके कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, या फिर डिके कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला -T/RC। करें सॉल्व। अब मुझे ये बताओ कि फाइनल वी और इनिशियल वी में ग्राफ पे चेक करके बताओ। क्यों भाई? एक वी तुम्हारे पास ये है, कितना है चेक करना है? 5.05 6 5 7 7 5, यस 5.05 ये कितना है? 25 के बाद 2.5 ये है, और 10 बॉक्सेस के बाद 5 है, इसका मतलब है 0.25 का फ़र्क है। तो 0.25 का मतलब ये 3 हो गया ना भाई? 0.025 का है, तो ये ऊपर जो थर्ड बॉक्स हो जाएगा 2.575, क्योंकि ऊपर आपने 5 यहाँ कितना है? 2.575।
या फिर सबसे आसान पता है क्या है, इस पे से कैलकुलेटर उठाना जरा, 5.0 ऊपर वाले डिवीजन में से माइनस करना 2.5 और इसको 10 से डिवाइड करना, कितना कितना, एक सेकंड, कितना, ये कितना आ रहा है पहले ही बताओ। अब इस एक डब्बे की वैल्यू 0.25 है और यहाँ से 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 0.75 और 2.5 में 0.75 ऐड करें, कह रहा हूँ ना यार, देख के करो, ऊपर वाले को भी सही करो, कितना आएगा 5.5। अब सुनिए, फाइनल है 3.25, इनिशियल है 5.5 और इस पे टाइम कितना लगेगा, 0.03 भाई वो फाइन करना है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो। यहाँ से टाइम डिक्रीज होके यहाँ हो रहा है वोल्टेज में, ये इनिशियल वोल्टेज है, ये फाइनल वोल्टेज है, इन दो के बीच का टाइम कितना है, 0.04 में से 0.02 माइनस करो, कितना आएगा 0.02। डिवाइडेड बाय RC। ये बेटा याद करें ज़रा टॉपिक कैपेसिटेंस का, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू टॉ इज इक्वल्स टू RC, इसी को तो कहते थे, ये RC का प्रोडक्ट जो है यही तो टाइम कांस्टेंट है। 3.25 को 5.5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ ln ले लेंगे, तो याद करें ln और e बताया था कैंसिल हो जाएगा और जो पावर है वो बेस में आ जाएगी, यानी बन जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट यानी टॉ। तो मुझे बताओ ln 3.25 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनल आंसर बताओ, टॉ कितना आ रहा है, 0.038। फाइनल आंसर आपका देखें टॉ वेरीफाई हो जाएगा 0.038। RC भी टाइम कांस्टेंट है। अब इसकी हेल्प से वो आपसे कह रहा है कैपेसिटेंस बताओ, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है RC, टाइम कांस्टेंट 0.045 है, सॉरी 0.038 है और रेजिस्टेंस तुम्हें पिछले पेज पे दी हुई है 14 किलो ओम्स। $14,000 मल्टीप्लाई बाय C। 0.038 को 2.72 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड कर दें, 0.038 को डिवाइड करें 14,000 से, कितना आ रहा है 2.72 एक्सपोनेंट -6। यूनिट क्या होगा इसका, फैरेड। लास्ट पार्ट पढ़ना, The circuit figure 5.1 is modified so that it produces full wave rectification as an input। बोलो नहीं, ऊपर वाले सर्किट को वो कह रहा है मॉडिफाई करो, और कैसे मॉडिफाई करो कि वो आपको फुल वेव दे। Suggest with the reason how V out now varies with time V in as shown in figure 5.2।
हाउ वी आउट नाउ वेरीज विथ टाइम। टाइम के साथ कैसा हो कि जब वी इन तुम्हें 5.2 वाली डायग्राम दे। वी इन का वोल्टेज कांस्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में लिखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में। तो लिख लें, सिंस V in has constant magnitude, in both positive and negative direction। क्योंकि दोनों का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में, देन V out does not vary. V out does not change. V out does not change with time. And it remain constant. ब्रिज, तुमने खुद कहा पहले कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो मुझे ये बताओ कि जब ये ब्रिज रेक्टिफायर नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा तो टेल मी, ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, जितना नेगेटिव वाला वोल्टेज है उठा के पॉजिटिव कर देगा, जितना नेगेटिव वाला वोल्टेज है उसको उठा के पॉजिटिव करेगा। तो मुझे बताएं, आपको कांस्टेंट करंट मिल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस वाले में ये नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यस और नो? ये मैंने लिखा है क्योंकि वी इन की कांस्टेंट वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में, तो वी आउट की आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इट रिमेन कांस्टेंट। उस सर्किल सेम मिलेगा, वेरी नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल ब्रिज रेक्टिव, देखो एक ये इनपुट हो तो इसका आउटपुट ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर में, मगर अगर इनपुट ये हो तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई, यही होगा मुस्तकिल। क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर का बस एक काम है, 50% लॉस को पॉजिटिव कर देना, मतलब 50% लॉस को रिकवर करना। जब ये 50% लॉस रिकवर होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 50% लॉस रिकवर होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ऊपर, और यहाँ पर भी ये ऐसे हो जाएगा। तो एसी में तो आपके पास ये वेव बनेगी, मगर अगर इस तरह का करंट है तो आपके पास ये वेव बनेगी। अब सरे पेज 455 पे क्वेश्चन नंबर 20, a sinusoidal alternating voltage
Sinusoidal alternating voltage has a root mean square potential difference of 4.2 volt. अब सुनो, उसने ये VRMS दे दिया 4.2 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50,000 हर्ट्स, रेजिस्टेंस दे दी 760 ओम. By considering a peak voltage, show that the maximum power dissipated by resistor. बात सुने, by considering a, जरा खामोश हो जाओ यार. वो कह रहा है by considering a peak power, पहले peak power निकालने. तो मुझे बताओ, बाय कंसिडरिंग पीक वोल्टेज. ओके, वो कह रहा है पीक वोल्टेज से निकालो. अच्छा, खुद बता रहा है पीक वोल्टेज. ठीक है, अब मुझे बताओ, VRMS का फॉर्मूला है V0 अपॉन √2. यहां पर उससे VRMS तुम्हें खुद बता दिया 4.2. 4.2 को मल्टीप्लाई करो √2 से, बताना कितना है. 5.94. कितना? 5.94. ये आ गया बेटा 5.94 वोल्ट. अब वो तुमसे RMS पावर नहीं मांग रहा डिसिपेटेड सवाल में, वो तुमसे क्या कह रहा है कि मुझे बताओ मैक्सिमम पावर. तो सुने, हाँ, मैक्स पावर के लिए V0 पीक पावर वोल्टेज रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय R. अगर यहाँ वो किसी सवाल में RMS पावर मांगेगा, सुने, तो फिर यहाँ पर VRMS का स्क्वायर अपॉन R रखना होगा. यहाँ मैक्सिमम पावर मांग रहा है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम रखूँगा, या करंट होता तो करंट भी मैक्सिमम रखता, I² इंटू R वाले फॉर्मूले में. अब ये V0 स्क्वायर आपने मालूम कर लिया था, 5.94 का स्क्वायर करो और डिवाइड करो 760 से. यह आएगा बेटा 0.00 कितना आ रहा है, 0.046. 7.8. क्या कह रहे हो? 5.94 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 780, 760. नेक्स्ट पार्ट, में वो आपसे कह रहे हैं कि on figure 7.1 draw a smooth curve to show how the power dissipated in the resistor. बेटा बात नहीं, खामोशी से सुनना. एक्स एक्सिस पर, हेलो, एक पॉइंट के लिए कह रहा हूँ, ज़रा खामोशी से सुन लो. सुने, फ्रीक्वेंसी से तुम्हें दिए 50 किलोहर्ट्ज़, टाइम पीरियड होता है 1/50, किलो का मतलब 10⁻³ करना ज़रा कितना है, कितना, 20 माइक्रो. माइक्रो में चाहिए तो तुमने कहा 20 माइक्रो सेकेंड. अब सुनो, 20 माइक्रो सेकेंड का मतलब ये अगर एक वेव है तो वो 20 पर एक वेव कंप्लीट करेगी, ऐसे ही है ना बेटा. मगर पावर स्केलर क्वांटिटी है, पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए आप पावर के लिए ये नेगेटिव को भी ऐसे 20 पर कंप्लीट करेंगे.
और पीक की वैल्यू कितनी जा रही है 46। तुमने ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट किया पीक पावर कितनी है 46। समझो, देखो पावर करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है, तो जिस वक्त करंट वोल्ट नेगेटिव होगा, वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पावर पॉजिटिव ही रहेगी। पावर स्केलर क्वांटिटी है। पावर का कोई भी ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस नहीं जाएगा, जैसे कि एनर्जी का कोई भी ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ बताएं 25, 30, 35, 40, ये 45 है और इससे थोड़ा सा ऊपर तुम्हें चाहिए 46। इसका मतलब बनाए जरा, फोर्टी सिक्स पे ये आपकी वेव, ये वन वेव कंप्लीट हुई है और वो कहता 40 माइक्रो सेकेंड तक ड्रॉ करके दिखाए। तो 20 का ही तो टाइम पीरियड है। ये एक वेव बनी है बेटा, अभी मैंने यही तो बताया तुम्हें। याद रखिएगा पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको कट करके 20 पर एक वेव कंप्लीट करी है, मगर उसने कहा है 40 तक बनाए, इसलिए आपको यहाँ पर दो वेव्स बनानी पड़ेंगी। अब सुनो, यूज योर लाइन टू एक्सप्लेन वाई मीन पावर डिसिपेटेड रेजिस्टर। लिखना, RMS power is half of the peak power. So here peak power is 46 milliwatt. Hence PRMS is equals to P naught upon 2, तो 46 upon 2 तो means 23. Use your line, इसका मतलब आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ऊपर ग्राफ पे 23 की लाइन बना लें। 23 कहाँ होगा? 46 का हाफ, तो इससे थोड़ा सा नीचे ये होगी आपकी RMS पावर। ये PRMS की लाइन है जिसकी वैल्यू यहां पर चाहो तो मेंशन कर दो 23 है। पार्ट बी, the alternating voltage is now applied to piezo crystal in air. What happens to air in the crystal? ये जो piezo crystal है यहाँ पर लिख लें, ये अल्ट्रासाउंड का टॉपिक है मेडिकल फिजिक्स में। पीजो क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हम अल्ट्रासाउंड में डिस्कस करेंगे। अब आ जाए इस पे, ये देखो उसने तुम्हें ब्रिज रेक्टिफायर दे दिया। नाउ लिसन, अब याद करें ये टॉपिक।
यहाँ पर बेटा उसने इनपुट दिए और इन दो टर्मिनल्स पर आउटपुट दिए. व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफिकेशन? चाहे हाफ वेव हो या फुल वेव हो, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है इट इज द कन्वर्जन ऑफ AC to DC. अब ये ऊपर एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में याद करें आधी वेव कट ऑफ हुई थी, उसमें एक डायोड लगा था, मगर ये 4 डायोड वाले को क्या कहेंगे आप? फुल वेव रेक्टिफिकेशन. नाउ ये बात को समझना, या अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पहले ये ब्रिज रेक्टिफायर वाला टॉपिक रिवाइज करना, फिर इस पे आना. अब सुने सवाल क्या कह रहा है. अ साइनसॉइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज सप्लाइड अक्रॉस द इनपुट x and y. X and y. The variation with time t. V is given by equation this. अब आपको ये बात पता है कि V की इक्वेशन होती है, याद रखना ये इक्वेशन तुमसे वो ऑसिलेशन भी एक तरह से रिवाइज करवा रहा है और यहाँ पर भी पूछ रहा है. V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी. V वोल्ट्स में है, टाइम सेकेंड्स में है. अब सुने, on figure 5.1 label the output terminal P and Q with the appropriate symbol to indicate the polarity of output voltage. सुने, P and Q with the appropriate symbols. यहाँ पर सिम्बल्स का मतलब है आइदर प्लस और माइनस. ये सिंबल्स आपको बताना है, पोलैरिटीज को कहते हैं, पोल्स पॉजिटिव या नेगेटिव. अब याद करो कि ये हमने डिस्कस जो किया था इसमें. नाउ टेल मी कि वो आपसे पूछ रहा है कि इसके लेबलिंग करनी है. जो मैंने तुम्हें बताया था, प्लीज़ ये बात ध्यान में रखना कि मैंने ब्रिज रेक्टिफायर जब समझाया तो मैंने कहा था समझो यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आ रही है पहली. बताते जाएं ज़रा. यहाँ पाएगी पॉजिटिव, कहाँ जाएगा? लेफ़्ट पे. फिर कहाँ जाएगा? नीचे. इसका मतलब यहाँ देख लो, P का Q का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव. फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर. और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे. और फिर यहाँ से बाहर. इसका मतलब P का साइन क्या हो गया? माइनस. आपने इस डायग्राम के ऊपर बेटा वो डायग्राम 5.1 कह रहा है. 5.1 में आपने ये साइन लगाने. जहाँ से एंटर होगा, जहाँ से आने वाला होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जहाँ से पास होगा वो नेगेटिव. तुमने यहाँ से फ़्लो बताया है, देखो तुमने यहाँ से फ़्लो बताया है ये वाला, तो पॉजिटिव साइकिल ही बताएंगे हमेशा. ये पॉजिटिव साइकिल जहाँ पर पहले रेजिस्टर पे पास होगी वो पॉजिटिव होगा, और जहाँ से आगे पास निकल जाएगी, एग्ज़िट करेगी, वो नेगेटिव होगा. सुने, अब ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज दिस. लेबल विद द बोथ एक्सिस, करेक्ट स्केल. बताएं. वाई एक्सिस पे
पिछले वाले ग्राफ में उसने तुम्हें ये दी थी साइन, क्या मतलब था इसका? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, बात नहीं करना ज़रा प्लीज़। हाँ, ये किसी भी और क्वेश्चन में इसी तरह से पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ लिसन। इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करोगे तो देखो पीक वोल्टेज V नॉट कितना है 6, और ऑसिलेशन सब पढ़ चुके हैं। ओमेगा कितना है 25 पाई, और ओमेगा किसके बराबर होता है भाई? 2 पाई अपॉन T। मुझे बताएं 2 पाई अपॉन T अगर आप 25 पाई कह रहे हो बेटा, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 अपॉन 25 को आप T कह सकते हैं। करना जरा कितना? 0.08 सेकेंड्स, क्योंकि उसने कहा था कि टाइम सेकंड में है, कहा था टाइम सेकंड में है। इसका मतलब तुम्हारे सामने जो वेव बनी है ये है करेक्ट स्केलिंग। पीक वोल्टेज 6 बतानी है आपको। इसका मतलब यहाँ पर अगर 6 है तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। ये होता है स्केल लिखना। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें जैसे कहा, मुझे बताओ पावर एक साइकिल कहाँ कंप्लीट होगी? 2 हाफ साइकिल के बाद यहाँ। और यहाँ टाइम कितना है? कितना मालूम किया तुमने? 0.08 यानी 0.02, 0.04, 0.06, 0.10, 0.12 तक आपका ग्राफ बनेगा। दिस इज व्हाट करेक्ट स्केलिंग इज। 3 मार्क्स का ये है। The output voltage is smooth by adding a capacitor in the circuit. The difference between the maximum and minimum value is 10% of the peak. Difference of maximum and minimum is 10% of the peak. अब सुने, 10% of पीक वोल्टेज यानी 10% ऑफ 6 वोल्ट कितना हो जाएगा भाई? 0.6 वोल्ट। इसका मतलब डिफरेंस इज 0.6 वोल्ट फ्रॉम पीक ऑफ 6 वोल्ट मीन्स minimum is 5.4 वोल्ट। ऐसे है ना? Draw a circuit symbol for the capacitor showing capacitor correctly into the circuit। पहले तो बताएं यहाँ पर इस वाली डायग्राम में वो कह रहा है यस। अब दो ऑप्शन है। तुम में से बहुत सारे बच्चे रजिस्टर के पैरेलल यहाँ पर भी आगे बढ़ाकर कैपेसिटर लगा सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा सकते। बात तो एक ही है। कैपेसिटर के पैरेलल लगाना है, अंदर या बाहर कहीं भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, द सेम थिंग, कहीं भी लगा सकते हैं। ये कैसे? ये 1 मार्क हो गया। अब बेटा वो आपसे कह रहा है कि स्केच द वेरिएशन। अब बात सुने, स्केच द ग्रेडियंट स्मूथ आउटपुट 10% नीचे तक। 5.4 कहाँ है? देखो 4 ये है, 5 बीच में, 5.4 ये है तकरीबन, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। ये 4 के बाद 4.4, 4.8, 5.2, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर ही आएगा।
5.4 यहाँ है तकरीबन बीच में। अब आपने यहाँ से जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ऐसे गिराना है कि वो 5.4 पे मैच करेगा। पीक से आप ऐसे नीचे लेकर आएंगे कि वो 5.4 पे मैच करेगा। तकरीबन ड्रॉप ऐसे देखा होगे, बस रो मैं आपको डॉट मार्क करके दिखा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट यहाँ इसको आपस में ज्वाइन करना है। 1.5 बॉक्स नीचे, 1.5 बॉक्स नीचे, यहाँ ऐसे ही यहाँ पर आगे कंटिन्यू करके दिखा दें लाइक दिस। देखो लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस बताओ। तुमने एक बात नोट की कि यहाँ पर इससे डायग्राम में रेजिस्टर की वैल्यू दी थी 1200, अभी तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे एक बात बताना ज़रा, लिसन, रेजिस्टर की वैल्यू 1200 वॉट्स है, 1200 ओम्स है, यस और नो? अब मुझे ये बताएं कि ये जो 5.4 से टाइम है, ये कितना टाइम है अप्रॉक्सीमेटली बताएं। तकरीबन कितना टाइम होगा? यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है ना भाई, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, फिर दोबारा चार्ज होना शुरू हो रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक, हाँ, और फिर यहाँ तक कितना है? जहाँ तुमने एक बात नोट करो, जहाँ तुमने 5.4 वाली लाइन बनाई है, ये देखो ये 5.4 वाली लाइन है एक्चुअली, ये समझें, ये आपकी 5.4 वाली लाइन है। जहाँ तक और से देखना, जहाँ तक 5.4 वाली लाइन आपने बनाई है, 5.4 क्यों बनाई है? क्योंकि ये 10% बिलो है जो उसने कहा था। अब नोट करो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम बताओ कितना है? ये टाइम नहीं बेटा, ये टाइम बताओ। ये है तुम्हारे पास 0.054 और ये है 0.02, आपस में इनका डिफरेंस बताएं। 0.054 में से माइनस करो 0.02 तो 0.034, ये है डिस्चार्जिंग टाइम। वेव में याद रखना मैंने क्या बोला, जहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू हुआ है कैपेसिटर वो ये पॉइंट है, और जहाँ तक डिस्चार्ज हुआ है वो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ। ये वाला पॉइंट तुमने कैसे पकड़ा? क्योंकि तुमने कहा था क्वेश्चन में कि 5.4 वोल्ट 10% कम हुआ है, तो 10% कम वाली लाइन मैंने बनाई। अब पीक से लेके ये 10% कम वाली लाइन को जो वेव मीट कर रही है वो यहाँ मीट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से और यहाँ तक का टाइम डिस्चार्जिंग टाइम कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये जो डिस्चार्जिंग टाइम है ये मैंने यहाँ लिखा, सुनो, यहाँ लिखा 0.034। अच्छा, 0.034 में इनिशियल वोल्टेज कितना था? 6 वोल्ट, और 0.034 के बाद फाइनल वोल्टेज कितना बचा? 5.4 वोल्ट। कैपेसिटेंस चाहिए, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? V is equals to V naught e की पावर माइनस T अपॉन RC। फाइनल वोल्टेज है बेटा 5.4, इनिशियल वोल्टेज है 6, उसमें टाइम कितना लगा? 0.034। 6 से 5.4 होने में टाइम कितना लगा? 0.034 डिवाइडेड बाय R कितना? 1200 इंटू C। कैलकुलेटर उठाना,
5.4 को 6 से डिवाइड करके ln ले लो। ये ln और e कैंसिल होके -0.034 डिवाइडेड बाय 1200c। ln 5.4 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है? -0.105। -0.105। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब कैलकुलेटर उठाओ बेटा। 0.034 डिवाइडेड बाय 0.105 मल्टीप्लाई बाय 1200 कर दें। (2.7 into 10 to the power -4 farad is your answer. देख लें, 6 से लेके इनिशियल वोल्टेज 6 है, 5.4 मिनिमम वोल्टेज है। 6 से लेके 5.4 तक होने में जो टाइम लगा वो 0.034 है। इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग टाइम। ये आपने इक्वेशन अप्लाई की जो कैपेसिटेंस के टॉपिक में भी आपने पढ़ी थी।